वर्क 3 वालों अगले 5 मिनट देना, फिर से आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट देने वाला हूँ। पार्ट 2 है वर्ल्ड हिस्ट्री का, उसमें आपका जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है उसका पार्ट ये सेकंड है। इससे पहले पार्ट फर्स्ट अपलोड हो चुका है, उसको ज़रूर देखिएगा, ठीक है। फ्रेंच रेवोल्यूशन सामाजिक विज्ञान का आपका एक टॉपिक जुड़ा हुआ है। 51वें नंबर का क्वेश्चन है, नेपोलियन बोनापार्ट किस द्वीप पर पैदा हुआ था? छपने वाला प्रश्न है, कोर्सिका द्वीप पर, याद रखिएगा, नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस की संसद को क्या कहा जाता था? फ्रांस की संसद को स्टेट जनरल कहा जाता था, ये जरूर याद रखिएगा। और कंटेंट आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहाँ से टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। PDF आपको वही मिलेगी जब पूरी वीडियो सीरीज खत्म होने के बाद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन से वर्ग कर मुक्त थे? मतलब कर मुक्त कौन था? पहला और दूसरा। जो पहला वर्ग था पादरी वर्ग था, और दूसरा वर्ग था कुलीन वर्ग था, अमीर लोग थे। और तीसरे तीसरे वर्ग के लोग जो है मज़दूरों में आते थे, जो कि सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे थे। तो क्वेश्चन ज़रूर याद रखिएगा, तीसरे वर्ग के लोग कौन थे? तो तीसरे वर्ग में कौन कौन लोग आते थे? आपके किसान हो गया, मज़दूर, व्यापारी हो गया और वकील, ये तीसरे वर्ग में आते थे, ठीक है। लुई 16वें ने किस सुधारक को वित्त मंत्री बनाया था? तो लुई 16वें ने किस सुधारक को वित्त मंत्री बनाया था? तो तुर्गो, या टुर्गो भी कहा जाता है, ये जो है लुई 16वें का वित्त मंत्री था। लुई 16वां कौन है? मैं सब पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, पार्ट 1 देखना, तभी पार्ट सेकंड में आना आप। बेस्तिल पर हमला क्यों किया गया था? देख चुके थे अपन, हथियार और बारूद लेने के लिए। बेस्तिल एक किला था जो कि राजा का किला था, तो स्वाभाविक सी बात है वहाँ पर जो है जो आर्सेनल आपके होते हैं हथियार बंदूक का, वहाँ पे स्टॉक भी रहा, तो उसको लूटने के लिए ही, हथियार और बारूद लेने के लिए बस्तिल किले पर हमला किया गया। और एक तरह से राजा को जो है सीधे सीधे तौर पर चुनौती दी गई थी। इसी तरह देखिए एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे अंकल आपकी बॉल नहीं देते हैं ना, जैसे आप लोग गली में क्रिकेट खेल रहे हो, तो अंकल आपकी बॉल नहीं देते हैं ना, तो अंकल को आप डायरेक्ट नहीं मार सकते जाके, छोटे छोटे जो बच्चे रहते हैं, है ना, तो अंकल को डायरेक्ट वो नहीं मारते हैं, अंकल की कार फोड़ देते हैं, है ना, फोड़िए ओड़िएगा नहीं, ऐसे बता रहा हूँ, तो अंकल से डायरेक्ट बदला। इसी तरह से जो है राजा से डायरेक्ट लड़ना असंभव था भाई, तो इसीलिए इसको जो है चेताने के लिए पहली बार बस्तिल के किले पर ही हमला किया गया था, और वहाँ से हथियार और बारूद लूट लिए गए थे, याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, बेस्टिल क्या था? एक किला था, एक किला और कारागार था। और बेस्टिल का प्रतीक क्या था? तो राजतंत्र का उत्पीड़न, ये बेस्टिल का प्रतीक था, याद रखिएगा, ठीक है। और अगला है, मैं राज्य हूँ, यह कथन किसके था? लुई 14वें का यह कथन था, लुई 16वें का नहीं था। मैं राज्य हूँ ये लुई 14वें का कथन था, जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्लर्जी शब्द किस से जुड़ा हुआ था? तो पहला वर्ग जो पादरी वर्ग था ना, उसी से संबंधित था क्लर्जी। अगला है, एरिस्ट्रोक्रेसी कैसे कहते हैं? कुलीन वर्ग, मतलब बड़े अमीर लोगों का शासन ही एरिस्ट्रोक्रेसी कहलाती है। अगला है, मैक्समिलियन रॉबेस्पियर का अंत कैसे हुआ था? तो गिलेटिन से ही मृत्युदंड दिया गया था, सबको ये गिलेटिन से मृत्युदंड देता था, और इसकी मृत्यु भी गिलेटिन से हुई थी। और गिलेटिन क्या है, मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि दंड देने का एक ये जो डिवाइस था, जिसमें जो है मुंडी काटी जाती थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति ने किस काल में सबसे अधिक मृत्यु हुई थी? तो आतंक का शासन, जो रेन ऑफ टेरर था ना, इसी रॉबेस्पियर के टाइम पर, उसी के टाइम पर। लिबर्टी, इक्वलिटी, फर्टिलिटी, ये किसके? फ्रांसीसी क्रांति का है, ठीक है, यहीं से भारत ने भी लिया है। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति से पहले किस तरह का शासन था? तो निरंकुश राजतंत्र था, एब्सोल्यूट मोनार्की जिसे कह सकते हैं, ठीक है। निरंकुश मतलब उसके ऊपर कोई अंकुश नहीं, जो मन हो उसका वो करता था, एक आर्मी तानाशाह की जैसे था, ठीक है। आपका लुई 16वां। डायरेक्ट टैक्स कहा जाता था टाइल, जो टाइल आपका था ना, वो डायरेक्ट टैक्स था, याद रखिएगा, डायरेक्ट टैक्स। जैसे आपका इनकम टैक्स होता है ना, डायरेक्ट टैक्स होता है, उसी तरह से उस समय डायरेक्ट टैक्स होता था, टाइल। अगला है, इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा था? तो नमक कर जो था ना, नमक कर जिसे गैबेल कहते थे, ये इनडायरेक्ट टैक्स था, इनडायरेक्ट टैक्स था, याद रखिएगा। ये सारे फैक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ वर्ग 3 के लिए, आपके MP बिजली विभाग का भी पेपर आ गया है, तो उसके लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, बिजली विभाग वालों भी आप ध्यान से देना, ठीक है। अगला है, रॉबेस्पियर का संबंध किस क्लब से था? जैकोबिन क्लब से था, बिल्कुल मैंने आपको बता दिया है। अगला है, जैकोबिन क्लब की स्थापना कब हुई थी? 1789 में। फैक्ट फॉर फैक्ट बात करेंगे, 400 फैक्ट है, अगले 50 क्वेश्चन की सीरीज देख रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। गिरोंडिस्ट कौन था? मध्यम वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाला उदारवादी समूह था गिरोंडिस्ट, ठीक है। मध्यम वर्ग का जो प्रतिनिधित्व करता था उसका एक उदारवादी समूह था, जरूर याद रखना गिरोंडिस्ट कौन था। मराठ कौन था? अगला क्वेश्चन है, तो क्रांतिकारी पत्रकार था, उसका नाम था मराठ, याद रखना। फ्रेंड ऑफ द पीपल अखबार का प्रकाशक कौन था? मराठी था। फ्रेंड ऑफ द पीपल अखबार का प्रशासक जो है कौन था? तो मराठी था, फ्रेंड ऑफ द पीपल अखबार का प्रकाशक। अगला क्वेश्चन है, कौन सी महिला क्रांतिकारी के रूप में प्रसिद्ध हुई थी? ओलंप टेगोस, मैंने बताया था पिछले वीडियो में ओलंप टेगोस के बारे में, ठीक है, जरूर देखिए।
महिला अधिकारों की घोषणा किसने की थी? तो ओलम डेगोज ने ही की थी। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ इन सब सब्जेक्ट पर जो है ध्यान नहीं देंगे, परंपरागत सब्जेक्ट आप पढ़ के चले जाएंगे और वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन आ गए, आपसे गारंटी है नहीं बनेंगे। ज़रूर वीडियो देख के जाइएगा पूरा। फ्रांस की पहली लिखित संविधान कब बना? 1791 में बना था। अगला है, संविधान 1791 किस प्रकार की सरकार स्थापित करता है? तो संवैधानिक राजतंत्र, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की स्थापित करता था। ठीक है, हालांकि इसमें बहुत बदलाव हुए थे, तो वो जो है डिटेल पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है, आप फैक्ट जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 1791 के संविधान में कितने नागरिकों को वोट दिया गया था? तो केवल सक्रिय नागरिकों को, पुरुष करदाता, जो मेल लोग थे ना, मेल लोग, और सारे मेल नहीं, जो टैक्स देते थे सिर्फ उन्हीं को वोट देने का अधिकार था भाई। बाकी ना वुमेन को था, ना गरीब को था, ना किसी और को था। एक तरह से निरंकुश राजा समाप्त हुआ था, लेकिन जो है व्यवस्था में ज़्यादा सुधार नहीं हुआ था। निष्क्रिय नागरिक कौन थे? निष्क्रिय नागरिक मतलब जो वोट नहीं दे सकते थे, तो महिलाएं थी, गरीब थे, मजदूर थे, यही सब लोग थे। कौन से क्लब का झुकाव श्रमिक वर्ग की ओर ज़्यादा था? तो जैकोबिन क्लब का झुकाव श्रमिक वर्ग से था। और इससे संबंधित कौन था? रॉबेस्पियर, रेन ऑफ टेरर वाला मैं बता चुका हूँ। राष्ट्रीय सम्मेलन, नेशनल कन्वेंशन की स्थापना कब हुई? 1792 में हुई थी, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सम्मेलन ने क्या किया था? तो राष्ट्रीय सम्मेलन ने गणराज्य की घोषणा और राजा को मृत्यु दंड दे दिया था। ये घटना जरूर याद रखिएगा। ठीक है, अगला है, फ्रेंच क्रांति के दौरान कुल कितने संविधान बने थे? तो 3 संविधान बने थे, 1791 में, फिर इसमें सुधार करके 1793 में, फिर इसमें सुधार करके 1795 में। ठीक है, अगला है, सबसे लोकतांत्रिक संविधान कहाँ का है? तो 1793 वाला था सबसे लोकतांत्रिक संविधान। डायरेक्टरी शासन की समाप्ति कब और कैसे हुई? 1799 में नेपोलियन ने तख्ता पलट कर दिया था, और इसके बाद डायरेक्टरी शासन की शुरुआत हो गई थी। इसमें जो है 5 लोग हुआ करते थे, जो रॉबेस्पियर के बाद आए थे। रॉबेस्पियर जो है निरंकुश टाइप का हो गया था, तो उसको मृत्यु दंड दे के ये डायरेक्टरी शासन आया था। फिर इसको हटा के जो है नेपोलियन ने तख्ता पलट किया था। ठीक है, ये भी जो है आर्मी जो है तानाशाह था। कूप डीटा क्या है? कूप डीटा ये सत्ता पलट को कहते हैं, कूप डीटा, और जो कि नेपोलियन ने किया था। ठीक है, सत्ता पलट या तख्ता पलट को कूप डीटा कहा जाता है फ्रेंच लैंग्वेज में, जरूर याद रखना, एक से एक क्वेश्चन बनेंगे। कूप डीटा ऑफ 18 ब्रूमेर्स, ये किसने लिखा? तो नेपोलियन द्वारा डायरेक्टरी शासन का जब अंत किया गया था, तो इसे कहा गया था कूप डीटा ऑफ 18 ब्रूमेयर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेशनल कन्वेंशन में महिलाओं की भूमिका क्या थी? नेशनल कन्वेंशन में महिलाओं की भूमिका, महिलाओं ने जनसभाओं में भाग लिया, लेकिन अधिकार सीमित थे, महिलाओं के अधिकार सीमित ही थे। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी पूरी कहानी की तरह बताया था। पहला वीडियो बार बार बोल रहा हूँ, देख के ही दूसरा वीडियो देखना, तभी समझ में आएगा। फ्रेंच क्रांति के दौरान चर्च की भूमि किसे दे दी गई थी? तो किसानों और मध्यम वर्ग को दे दी गई थी फ्रेंच क्रांति के दौरान चर्च की भूमि। क्योंकि चर्च की भूमि को क्या कहते थे, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, कमेंट सेक्शन में बताओ। नोट्स बना लेना, पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम डाउनलोड कर लेना। जैसे ही ये सेट खत्म होगा, मैं इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे डाल देने वाला हूँ, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखना। और चर्च को राज्य के अधीन कब किया गया था? तो 1790 में। और सिविल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्लर्जी क्या था? ये चर्च पर राज्य का नियंत्रण जो होता था उसे कहा जाता था सिविल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्लर्जी। अगला है, फ्रेंच क्रांति के समय फ्रांस की जनसंख्या कितनी थी? लगभग 2.6 करोड़ थी, याद रखना। फ्रेंच की मुद्रा उस टाइम पे क्या थी? तो लिवरे थी, लिवरे। अभी तो यूरो चलती है, बर्तमान उस समय पर लिवरे थी, याद रखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रांसीसी क्रांति से सबसे अमीर वर्ग कौन सा था? दूसरा वर्ग, जो कुलीन वर्ग जिसे कहा जाता था। सबसे अधिक जनसंख्या किस वर्ग की थी? तीसरे वर्ग की थी, मैंने बताया था, लेकिन इनका प्रशासन में प्रतिनिधित्व उतना ही कम था जितने ये जनसंख्या में ज़्यादा थे। नेपोलियन ने फ्रांस में शिक्षा के लिए क्या किया? स्कूलों और विश्वविद्यालयों की स्थापना की थी नेपोलियन ने शिक्षा के लिए। और भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? पिछले वीडियो में बताया था मुझे, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अगला प्रश्न है, नेपोलियन द्वारा बनाए गए प्रशासनिक सुधार को क्या कहा गया? तो नेपोलियन कोड कहा गया था। फ्रांस के कौन से पड़ोस देश क्रांति से प्रभावित हुए थे? तो इटली, जर्मनी, बेल्जियम आदि फ्रेंच की क्रांति से प्रभावित हुए थे, ये पड़ोसी देश थे। फ्रेंच क्रांति के दौरान कौन सा झंडा जो है अपनाया गया था? तो तिरंगा था। उसमें कलर कौन सा था? नीला, सफ़ेद और लाल, याद रखिएगा। अगला है, फ्रांस की क्रांति के प्रभाव से कौन सी विचारधारा का जन्म हुआ था? तो राष्ट्रवादी, नेशनलिज्म विचारधारा का जो है विचारधारा का जन्म हुआ था। और नेशनलिज्म अपने आप में बहुत ब्रॉड जो है वर्ड हो जाता है, तो इसके विषय में कभी अलग से चर्चा करेंगे। अभी आपका जो है एग्ज़ाम ओरिएंटेड तैयारी में करवा रहा हूँ। नेपोलियन को अंतिम समय में कहाँ निर्वासित किया गया था? तो सेंट हेलेना द्वीप पर। ना जाने 1 करोड़ बार ये एग्जामिनर पूछ चुका होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना। और बार बार बोल रहा हूँ भाई, ये पीडीएफ मिले
तो इस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सर्च भी करोगे इस नाम से तो आपको चैनल मिल जाएगा। सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर दिखाना भाई, मोनेटाइजेशन तक ऑन नहीं है अभी। अगला क्वेश्चन है, और ज़्यादा क्वेश्चन इसमें डिस्कस कर लेते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान राज्य की आमदनी का मुख्य स्रोत क्या था? टैक्स। हर जो है शासक का मुख्य स्रोत जो है टैक्स ही होता है। फ्रांसीसी समाज में सबसे अधिक बोझ किस वर्ग पर था? तीसरे वर्ग पर, जो सामान्य जनता थी, मजदूर थे, किसान थे, इनके ऊपर। ठीक है। थर्ड एस्टेट इज एवरीथिंग, यह कथन किसने की दिया था? अब्बे सियेज ने दिया था। लिख लीजिएगा, छपेगा ये क्वेश्चन। थर्ड स्टेट इज एवरीथिंग, यह कथन किसने दिया था? तो अब्बे सियेज ने दिया था। और कौन सा क्वेश्चन है? एंशियन रिग में ये किसे कहा जाता था? तो क्रांति के पूर्व का फ्रांसीसी राजतंत्र था, उन्हें एंशियन रिग में कहा जाता था, जो चला आ रहा था बहुत टाइम से, जिसको उखाड़ फेंका था जो है फ्रांस के तीसरे वर्ग के लोगों ने। अगला है, किसने जनता के शत्रु कहकर हजारों लोगों को मृत्यु दंड दिया था? रॉबेस्पियर ने। बताया मैंने, रेन ऑफ टेरर कहा जाता था। अगर कहीं भी फ्रेंच क्रांति में सबसे क्रूरता की बात होगी तो वो यही बंदा था, जैकोबिन क्लब से संबंधित था और गुलेटिन नाम की डिवाइस बनाया था जिसमें मुंडी काट के अलग कर दिया जाता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन की सैन्य शक्ति का मुख्य आधार क्या था? तो राष्ट्रवाद और अनुशासित सेना थी नेपोलियन की मुख्य शक्ति का आधार। और नेपोलियन, भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को, मैंने आपको बताया हुआ है। और किस घटना, अच्छा ये बताओ, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को किसने कहा है? अगला क्वेश्चन है, किस घटना को राजतंत्र का अंत माना गया है? तो लुई 16वें की मृत्युदंड हुई थी, तो उसी समय राजतंत्र का अंत माना गया था। और फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य उद्देश्य था निरंकुश शासन का अंत करना, समानता और स्वतंत्रता की स्थापना करना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1789 की क्रांति के बाद फ्रांसीसी समाज में क्या बदलाव आया? तो सामंती विशेषाधिकारों की समाप्ति हो गई थी, ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है। सामंती विशेषाधिकार मतलब जो अमीर लोग थे उनके पास कुछ एक्स्ट्रा अधिकार थे, उनको जो है ख़त्म कर दिया गया। अगला है, संपत्ति आधारित मताधिकार किस संविधान में था? तो 1791 के संविधान में था। जो टैक्स भरेगा वही जो है वोट दे सकेगा, इसका मतलब होता है संपत्ति मताधिकार आधारित मताधिकार। गिलेटिन को जनता की तलवार क्यों कहा जाता था? क्योंकि इसका उपयोग बड़े पैमाने पर हुआ था भाई, बड़े पैमाने पर। इसमें सीधे मुंडी हटाई जाती थी। किसने समानता का विचार दिया था? तो समानता का विचार किसने दिया था? रूसो ने दिया था। सोशल कॉन्ट्रैक्ट नाम की बुक भी रूसो ने लिखा था, बहुत महान दार्शनिक थे रूसो। ठीक है। अगला है, फ्रांसीसी क्रांति की प्रेरणा किस क्रांति से मिली? तो अमेरिकन क्रांति से, 1776 से। अगला है, संसदीय सरकार की अवधारणा किसने दी थी? तो मॉन्टेस्क्यू ने दी थी संसदीय सरकार की अवधारणा। अगला क्वेश्चन है, कौन से वर्ग को फ्रांसीसी क्रांति का नेतृत्व मिला था? तो मध्यम वर्ग को। ठीक है। जिसे जिसे फ्रांसीसी वर्ड में क्या कहा जाता था? वर्गियोसिसी। ठीक है। अगला है, जो वर्गियोसिसी जो शब्द है उसका अर्थ क्या होता है? व्यापारी और पढ़ा लिखा मध्यम वर्ग। देखो क्या होता है, पहला वर्ग और दूसरा वर्ग तो वैसे ही पढ़ा लिखा था, ये पादरी थे और ये जो है कुलीन तंत्र थे। थर्ड वर्ग में भी क्या हुआ कि जो ये कुछ लोग जो है बाहर अपने सामान को बेचते थे, इनके पास पैसा आया, ये लोग पढ़ नहीं पाए लेकिन इन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया। तो एक जो थर्ड क्लास जो थे, जो सबसे नीचे के तबके में थे, उनके बच्चे पढ़े लिखे निकले। तो जो व्यापारी और पढ़ा लिखा मध्यम वर्ग, इन्हीं के द्वारा तैयार किया गया था। ये बच्चे ही पढ़ लिख कर इनके ऊपर इन्वेस्ट किया गया, इन्हें एसेट बनाया गया। और यही मध्यम वर्ग के बच्चे जब पढ़ लिख कर बड़े हुए तो इन्होंने ही आवाज़ उठाना शुरू की, क्योंकि जब तक आप पढ़ते लिखते नहीं हो तब तक आप दबे कुचले रहते हो, आप दो सूखी रोटी को भी अपना जो है डेवलपमेंट मानने लगते हो। तो ये जो है इन्होंने मानने से इनकार किया और ये सवाल करने लगे राजा से। जो तीसरा वर्ग जिन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, तो जो पढ़े लिखे बच्चे थे, जो व्यापारी और पढ़ा लिखा मध्यम वर्ग, ये जो तैयार हुआ था नया नया, अब ये सवाल करने लगा कि अगर तुम जो है पूड़ी सब्जी खा रहे हो तो हम सूखी रोटी क्यों खा रहे हैं। ठीक है। अब ये सवाल करेंगे तो लोगों को भी, राजा को भी इसका जवाब देने से हिचकिचाएंगे। फिर ये लोगों को जो है बताएंगे कि तुम्हारे साथ अत्याचार हो रहा है, उसके बाद ही फिर फ्रांसीसी क्रांति जो है अपने चरम पर आती है। ठीक है। तो हालांकि उतना जो है डीप में अपने को नहीं जाना है, अपन थोड़ा फैक्चुअल रहेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैं आपको कहानी बताता रहूँगा। लुई 16वें को क्यों दंडित किया गया? राष्ट्रद्रोह के आरोप में इसको दंडित किया गया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन की हार किस युद्ध में हुई थी? तो वाटरलू का युद्ध हुआ था 1815 में और इसी में नेपोलियन की हार हुई थी। और आप मुझे बताइए वाटरलू कहाँ पर है, कमेंट सेक्शन में। अगला है, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान किस क्लब का प्रभाव अधिक था? तो फ्रांसीसी जो है जैकोबिन क्लब, आप जानते हैं इसका प्रभाव अधिक था। जैकोबिन क्लब का मुख्यालय कहाँ था? तो पेरिस में था। ठीक है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर भी पेरिस में है, याद रखना भाई। और यूनेस्को की वर्तमान में 43 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं भारत में। यूनेस्को के बारे में बात कर लेते हैं तो अभी 43वें नंबर का है मोइदोम, जो कि असम में है, जो कि टीले दफनाने की एक कला होती है।
ठीक है। अगला है रेन ऑफ टेरर कब तक चला, 1793 से 1794। अगला है आतंक के शासन के दौरान सबसे ज़्यादा लोगों को मारने वाला कौन था, तो रॉबेस्पियर ही था। जहाँ ही निर्दयता की बात आएगी तो आप रॉबेस्पियर लगाइएगा। अगला है फ्रांसीसी क्रांति में किस रंग का झंडा अपनाया गया, नीला सफ़ेद लाल, जो कि तिरंगा था, हमने ऊपर देखा। नेपोलियन ने किस वर्ष सम्राट का ताज पहना, 1804 में पहना था, और नेपोलियन कोड लाने वाला यही बंदा था। और अगला है फ्रांस की राष्ट्रीय सभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी, वर्साय में हुई थी, और वर्साय की संधि बड़ी फेमस है, ठीक है, याद रखिएगा। टेनिस कोर्ट शपथ का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो नया संविधान बनाना ही टेनिस कोर्ट शपथ का मुख्य उद्देश्य था। और किस वर्ग ने टेनिस कोर्ट शपथ ली थी, तीसरे वर्ग ही लेगा, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा शोषित था, ठीक है। अगला है डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन की प्रेरणा अमेरिकी स्वतंत्रता जो है की घोषणा से की गई थी। यहाँ पर वुमेन नहीं है, याद रखना, महिलाओं को दबाया गया था। मारिया एंटोनेट किस देश की राजकुमारी थी, ऑस्ट्रिया देश की राजकुमारी थी मारिया एंटोनेट। कौन है मारिया एंटोनेट, आप बताइए, पहले वीडियो में मैं बता चुका हूँ। नेपोलियन का शासन किस रूप में था, तो सैन्य तानाशाही था, मैं ये भी पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये आपके जो है अगले 50 से 130 सवाल मैंने रैपिड फायर के रूप में थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट देकर भी क्लियर करने की आपकी कोशिश की है। ये पूरे 400 क्वेश्चन का सेट है आपका। फ्रेंच रेवोल्यूशन से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। उसके बाद अपन जो है और भी वर्ल्ड हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे के सारे जो उसमें दिए गए हैं वो उठाएंगे, फिर अपन जो है नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे। क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री कोई पढ़ा नहीं रहा है यूट्यूब में अच्छे से, सब जो है कोर्स बेचने में लगे हुए हैं मेरे भाई। तो आप देखिए, पढ़िए और अपना सिलेक्शन लीजिए। और अब तो ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है ये मेरी सीरीज़, क्योंकि जो आपके जो है बिजली विभाग में भी ये जो है टॉपिक जुड़ा हुआ है। तो आप बिल्कुल बहुत अच्छे से देखिए, बहुत अच्छे से कंप्लीट कीजिए, और बहुत ऑल द बेस्ट है आपको। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है मेरे भाई, ठीक है। तो आपके फ्यूचर के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।